मेडिसिन नकली आए हैं, फार्मा के अंदर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं कि वो ड्रग माफियाज होते हैं। तब उनका बिजनेस ही पूरा फार्मा इंडस्ट्री में डिपेंड होता है। 10 रुपए की चीज जो रहते हैं वो 1000 में बेचते हैं ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से, और वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। और वो जितना परेशान होकर खर्च रहा है बंदा, उसे Correct. कस्टमर मत समझो। वहाँ पर वो 11,000 का कैंसर का मेडिसिन शी इज जस्ट गेटिंग नाउ एट 2500 रुपीज। मैंने देखा कि सच में जेनरिक आधार आज 140 करोड़ लोगों के पैसे बचा सकता है। कितने रिजेक्शन आपने बोला? 200 से 300 रिजेक्शन। जब मुंह पे ना बोलते थे तो कैसा फील होता था? तो उसको कन्विंस करने का कमाल ही अलग है, उसको मजा ही अलग है। अगर आप बी फार्मा से हैं, एम फार्मा से हैं, मार्केटिंग MBA होने दीजिए, MBA जो है, भी है, BCom MCom ठीक अच्छे है। जो रोल्स है, डायरेक्टली सीधा पहुंच सकते हो यहाँ तक। इसीलिए कहता हूँ आशुतोष प्रतिहस का चैनल देखा करो, काम आता है। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से द रिच पे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द रिच। थैंक यू सो मच एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि आप हमें याद भी रख रहे हो और इतने टाइम बाद। खैर, 22 साल की उम्र अब आपने कंप्लीट करी। लास्ट मंथ ही आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया टाटा जी के साथ। सर, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने शुरुआत करी थी 17-18 साल की उम्र में, जेनरिक आधार की शुरुआत करी थी, अगर वो चीज़ नहीं करी होती तो 22 साल की उम्र में आज आप क्या कर रहे होते? मेरे पास में मतलब जब से जेनरिक आधार की शुरुआत की है, मेरे पास में कभी भी प्लान बी ये मैंने कभी ज़िंदगी में रखा नहीं है मेरे साथ में। और जेनरिक आधार की शुरुआत के पहले मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि मात्र 16 साल का था मैं। और तब मतलब आजकल के युवा तो मुझे लगता है 30-30 साल की उम्र तक सोचते नहीं कि हमको लाइफ में क्या करना है। मैं तो सिर्फ 16 साल का था। तो जब जेनरिक आधार की विचार मेरे मन में आया था कि वो रियल प्रॉब्लम देखने के बाद में, तो इसके वजह से मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या करूँगा। जेनरिक आधार की जब शुरुआत हो गई, मैंने देखा कि सच में जेनरिक आधार आज 140 करोड़ लोगों के पैसे बचा सकता है मेडिसिन के ऊपर, जो कि उनका नेसेसिटी है, उनका हक है। तो तब से जो जेनरिक आधार की शुरुआत हुई और आज मात्र 4 साल के अंदर आज 150 से ज़्यादा शहरों में जेनरिक आधार का प्रेजेंस है। 3000 से ज़्यादा आउटलेट्स हम लोग ने बना दिए और एवरी डे टू डे हज़ारों लाखों लोगों के महीने के पैसे हम लोग बचा रहे हैं मेडिसिन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जेनरिक आधार अगर नहीं होता तो मुझे लगता है मैं भी हम एक यंगस्टर के जैसे ही मैं कुछ ना कुछ तो मेरे फ्यूचर प्लान करता। बट जेनरिक आधार ने मेरे साथ में लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी मेडिसिन के क्षेत्र में बदल के रख दी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बड़े मिशन के पीछे Correct. आपने काम करना शुरू किया। आप यूथ के लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो, लेकिन आपसे एक चीज़ जाननी है कि यूथ आपको क्यों लगता है कि इतना ज़्यादा डाइवर्टेड है आज के टाइम पे? क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं उनकी लाइफ में? आपने जैसे ये बात बोली कि 30 साल की उम्र तक भी लोग अपना करियर नहीं डिसाइड कर पाते हैं, एक सही जगह पे स्टेबल नहीं हो पाते। क्या इसके पीछे सोशल मीडिया का कारण है? क्या इसके पीछे ये कह लो कि पॉपुलेशन बहुत बड़ा कारण है? क्या लगता है आपको, क्या मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से यूथ अपने अल्टीमेट पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा? मुझे लगता है यूथ जो है आज की तारीख में डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई हो रहा है और हम सबको पता है क्या चीज़ों में। तो अगर हम सभी लोग मतलब मुझे लगता है ओवर थिंकिंग हमारे यूथ बहुत ज़्यादा कर रहा है आज की तारीख में। ओवर थिंकिंग बहुत कम करना चाहिए। सोशल मीडिया हमको प्रोडक्टिविटी के लिए, मतलब आज हमारे इंडिया के पास में हमारा यूथ ही एसेट है, और अगर हमारा जो एसेट है उसको हम लोग स्किल्स दे देंगे, राइट स्किल्स टू एसेट्स, तो वो मुझे लगता है हमको हमारे इंडिया मतलब बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यूएस बनने से नहीं कहूँगा, हमको इंडिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट हमारे यूथ के पास में क्या बोलते हैं, पावर बहुत है बट डायरेक्शन की कमी है। अगर हम लोग को यूथ को डायरेक्शन मिल गया सो दे कैन अचीव न्यू हाइट्स इन देयर लाइफ। एंड मैं कहूँगा, मैंने जैसे कहा कि 30 साल की उम्र तक आप ले लीजिए कोई भी युवा। मैं आज पूरे देश में घूमता हूँ, 3 टायर सिटीज़ में जाता हूँ, वहाँ पर युवाओं को पूछता हूँ जिनका एज 20-22-30 साल का रहता है, वो मुझे आके बोलते हैं कि मुझे स्टार्टअप शुरू करना है। 30 साल की उम्र में मुझे बोलते मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, बिजनेस करूँ, तो मैं कौन सा करूँ? मैं बोलता हूँ कि आप मेरे पास में बिजनेस आप शुरू करिए, फिर आइए, मैं आपको बता पाऊंगा क्या कर सकते हैं आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। बट बिजनेस खुद से बारे में सोचिए, उसके बाद में मैं इन्वेस्ट करूंगा ना, नहीं तो और दूसरे लोग इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर आप यही सोचेंगे कि मैं क्या करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, नहीं तो मैं लाइफ में क्या करूँ, तो आपके साथ में कोई नहीं खड़ा रहने वाला है। फर्स्ट यू हैव टू स्टैंड विथ योरसेल्फ, और वो जब आप करेंगे सो डेफिनेटली पीपल विल स्टैंड, वर्ल्ड विल स्टैंड विथ यू। एंड सेम लाइक मी, जेनरिक आधार की शुरुआत जब मैंने की थी तो अकेले नहीं की थी,
जो 0 to 1 का सफर होता है वो हमको अकेले को करना पड़ता है। है और 1 to 10 का सफर में दुनिया हमारे साथ में जुट जाती है, जैसे मेरे साथ में रतन टाटा सर जुड़ गए, आज राष्ट्रपति मैम ने सपोर्ट कर दिया, हमारे वेंचर को अप्रिशिएट कर दिया। तो मुझे लगता है इट इज अ फर्स्ट स्टेप, अ बेबी स्टेप, एंड मुझे लगता है यूथ ने वही चीज को मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट स्टेप लेना इज बहुत नेसेसिटी इन टुडेस टाइम। रोकती क्या है फर्स्ट स्टेप? मतलब हर इंसान चाहता है कि वो मतलब करोड़ों का मालिक बन जाए, अरबों रुपए छाप ले, उसकी वैल्यूएशंस बढ़ जाए, अपनी नौकरी छोड़ दे, अपने लिए कुछ करे, चाहते बहुत लोग हैं। पर आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको रोक लेती है? खुद, मैं कहूँगा खुद, हम सब खुद को रोकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग शाम तक तो सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ तो नया करना है, इनोवेशन करना है, बट सेकेंड डे सुबह वापस वही रूटीन पे लगते हैं। सो इट इज़ दैट आइडिया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इन एंटरप्रेन्योरशिप ऑलवेज स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूशन। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी जर्नी शुरू करनी है, आपको एग्जीक्यूट करनी है, तो आपको एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करना है। आइडियाज़ तो मुझे लगता है हम सबके पास में, आज 140 करोड़ लोगों के पास में, अगर आप बुजुर्ग इंसान को पूछेंगे तो बच्चे को पूछेंगे कि आपको लाइफ में कभी जिंदगी में बिजनेस करने का ख्याल आया क्या, सब बोलेंगे हाँ आया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने क्यों नहीं किया? बिकॉज उन्होंने आइडियाज तो थे बट उसको एग्जीक्यूशन नहीं किया ग्राउंड रियलिटी में। आप ये मानते हो हर इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है? ऐसा है? क्योंकि कई लोगों में वो एट्रीब्यूट शायद नहीं भी होता, हो सकता है अगर वो मोटिवेट होकर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए मुंह के बल भी गिर सकता है। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप, मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है, मैं आपको वेल डिफाइन कर सकता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इट इज अबाउट ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। ओके, ओनरशिप आप जब लेते, इट कैन बी इन जॉब और इट कैन बी इन बिजनेस। जब आप कहेंगे कि मैं ये चीज मैं मेरा समझ के कर रहा हूँ, अपना समझ के कर रहा हूँ। इफ टुडे $1 billion companies owners, if they have the team and the team is taking that ownership, they themselves are also an entrepreneur. Very well answered. यहाँ पे मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने ओनरशिप जॉब के अंदर भी ले ली तो उससे ना आपका वर्क इतना ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। कई बार लोगों के दिमाग में ही होता है, एम्प्लॉयज़ के दिमाग में, कि ये अगर मुझे कुछ ऐसा देता या देगा या ESOPs भी देगा तब मैं अपना 100% दूँ। मालिक ये सोच रहा होता है कि अगर ये अपना 100% दे तो मैं इसको कल की डेट में ESOP भी दे दूंगा, या कुछ ऐसा दे दूंगा कि जिससे इसकी पूरी लाइफ लॉन्ग मालिकों को देने में कोई दिक्कत नहीं होती 1% की भी। लेकिन बात यही है कि ये सोचता है कि ये करे, ये सोचता है पैसा, आप सोचते हो कि पैसा आए तो मैं कुछ करूँ, पैसा सोचता तो कुछ करे तो मैं आऊँ। करेक्ट है। तो ये बात भी काफ़ी सही है, नहीं सर? ऑफकोर्स है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर जब टीम होती है हमारी, एक कोई बंदा अकेला बड़ा नहीं होता। मैं आज ही किसी को तो दोपहर को कह रहा था कि आज एक अकेला बंदा कोई बड़ा नहीं हो सकता। आज हम लोग कितने भी बड़े बड़े $1 बिलियन ओनर्स देखिएगा, उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, बहुत बड़ी। और वो टीम जो है, मुझे लगता है जब एक टीम वर्क होता है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है, टीम अच्छी होती है, एंड हम लोग नेक्स्ट लेवल पे इजीली जा सकते हैं। तो एवरी पर्सन इन द टीम शुड हैव दैट एबिलिटी टू टेक द ownership of the work that they are doing, whatever work they are doing on. So it is not just an entrepreneurship. मतलब मैं हमेशा कहता हूँ अदानी अंबानी अगर हम खुद नहीं बन सकते बट हम लोग किसी के पीछे खड़े रह के उनको अदानी अंबानी बना सकते हैं तो उससे भी बड़ी बात कोई नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली आपने। So that is very important point and you should get these things kind of. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा खतरा है, ये बात एलॉन मस्क ने बोली, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे इंड्यूस भी हो रहा है इंडिया के अंदर। आपका क्या टेक है इस पे? मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली खतरा बन सकता है अगर उसको इन नॉट गुड वे यूज़ किया तो। बट अगर इन गुड वे यूज़ किया, आज हमारे देश में, मतलब मैं रिटेल में काम करता हूँ, मुझे पता है कि आज हमारा इंडिया का जो रिटेलर है उनको सच में AI की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनके वर्क को एफिशिएंट बनाने के लिए। आज जनरिक आधार के माध्यम से AI जो है बहुत अच्छा रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं। हमारे टेक्नोलॉजी हम लोग ने ला दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द रिटेल सेगमेंट टू लॉन्च अवर AI टेक सॉफ्टवेयर। नाइस। आज बिहार के छोटे से गांव में, झारखंड के छोटे से गांव में, उड़ीसा के छोटे से गांव में आज जो हमारा फ्रेंचाइजी जनरिक आधार का वहाँ पर है, उसके पास में सॉफ्टवेयर AI का माध्यम से है जहाँ पर वो परचेज से लेके सेल से लेके उसको पता चलेगा 1 तारीख को कौन सा मेडिसिन एक्सपायर होने वाला है, 1 तारीख को कौन सा मेडिसिन मेरे पास में शॉर्ट क्वांटिटी है, उसको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से अपडेट देगा। तो मुझे लगता है AI के माध्यम से मुझे लगता है खतरा नहीं होना चाहिए। हमारे वर्क को हम लोग एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं? जो चीज़ हम लोग 10 घंटे में करते हैं वो चीज़ हम लोग AI की मदद से 2 घंटे में कैसे करें? सो आई थिंक वर्ल्ड इज चेंजिंग ऑन एंड AI विल हेल्प अस टू डू द वर्क मोर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट इफ इट इज नॉट बीन यूज इन अ बैड वे काइंड ऑफ। सो दैट इज द थिंग। नाइस। ये जर्नी जो रही है, इस जर्नी में सबसे उतार चढ़ाव तो बहुत सारे आए होंगे,
है ना? कितने साल हो गए कंपनी को? 4 साल हो चुके हैं 4 साल। ऑपरेट करते हुए प्रोफेशनली। आपने 3000 आउटलेट्स बनाए। सबसे गलत फेज ऑफ लाइफ कौन सा देखा आपने इस 4 साल की जर्नी में? अच्छे बहुत सारे फेजेस रहे होंगे, क्योंकि हर रोज एक डोपामाइन रिलीज होता है, हर रोज कुछ नई खबर मिलती है। पर कुछ ऐसा इंसिडेंस, जैसा कि लास्ट टाइम आपने शेयर भी किया था थोड़ा सा, कि कुछ मतलब आप कहीं जा रहे थे और कुछ थ्रेट आया उस टाइम पे, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है? थोड़ा डिटेल में आप बता सकते हैं? मुझे लगता है दो साल पहले, 2-2.5 साल पहले, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन उत्तर प्रदेश, सो मेरा आगरा में हम लोग ने एक स्टोर इनॉग्रेट किया था। दैट टाइम वी वर हैविंग अराउंड 800-900 स्टोर्स आउट देयर अक्रॉस द नेशन, एंड तब मेरा पहला स्टोर मैंने आगरा में इनॉग्रेट किया, और वहाँ पर हम लोग ने पूरे वहाँ के लोगों को मेडिसिन अप टू 80% कम दामों में देने का वहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह किया। तो हर एक सिटीज़ में वहाँ के वो ड्रग माफियाज होते हैं जिनको नहीं, मतलब उनका बिजनेस ही पूरा फार्मा इंडस्ट्री में डिपेंड होता है। मतलब 10 रुपये की चीज़ जो रहता है वो 1000 में बेचते हैं ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से, और वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तब उन्होंने मेरे ऊपर अटैक वगैरह किया था। बट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, तब मैं वहाँ से बचा था तब। तो मुझे लगता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड तो आपके पास में होना ही चाहिए। अगर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं है, मैं मतलब आज के तारीख में मैं जितना घुमा हूँ ये देश में 22 साल की आयु में, मुझे लगता है कोई मतलब ये एज में इतना पूरे बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड से लेके छोटे छोटे गाँव में मैं जाता हूँ। छोटे छोटे गाँव में आप सोशल मीडिया पे देखेंगे मेरे वीडियोज़ है कि मैं वो मिट्टी में जाता हूँ, वहाँ पर स्टोर इनॉग्रेट करके आता हूँ। तो मुझे लगता है कि आज रियल प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उतार चढ़ाव आएंगे, बट हम लोग को एज एन एंटरप्रेन्योर का दूसरा नाम चैलेंजेस है। तो अगर हम लोग चैलेंजेस फेस नहीं कर सके तो हमको खुद को एंटरप्रेन्योर कहने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है, रहने दो फिर। तो रहने आपको दो। शॉर्ट में जो लोग पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि पहला पार्ट अगर आपने देखा है तो आपको इनका बिजनेस मॉडल भी पता होगा, अगर नहीं पता दूसरा पार्ट आप देख रहे हो डायरेक्टली, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कि जैसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो दवाइयाँ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स सेम होते हैं जनरिक मेडिसिन के, लेकिन अलग अलग जो कंपनीज होती है वो अपने लेबल को लगा के उन मेडिसिन को महंगा कर देती है, जिसकी वजह से जो चीज़ आपको 20 रुपये में भी शायद मिल सकती थी वो 200 रुपये की होती है, राइट सर? लेकिन जनरिक आधार क्या कर रहा है कि जनरिक आधार डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सीधा सीधा कंज्यूमर तक लेके आ रहा है, और जो चीज़ 200 रुपये की किसी और लेबल के माध्यम से आपको मिलता है, किसी ब्रांड के माध्यम से मिलता है, वही चीज़ 25 रुपये का 20 रुपये का डायरेक्टली कंज्यूमर को मिलता है, जिससे विन विन सिचुएशंस बोथ फॉर द फार्मा, क्योंकि फार्मा को भी एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है, और फॉर द कस्टमर, फॉर द पेशेंट, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद की चीज़ है ना? तो ये तो है ही दुआओं वाला काम सर। धन्यवाद। एक कोई इंसिडेंट शेयर करो जब आपको ऐसा फील हुआ हो, एकदम रोंगटे से खड़े हो गए हो आपके, किसी पेशेंट की बात सुन के या किसी ऐसे बंदे की सुन के जिसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया इस प्रोजेक्ट की वजह से। मैं मतलब एवरी डे टू डे मेरे पास में जब वीडियोस आते हैं पूरे देश भर से, कस्टमर से टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि हमारा आपके वजह से बेटा, कि हमारा हर महीने का 2000-3000 रुपये बचा। मैंने अभी रिसेंटली एक आंटी जी का, मतलब दादी है, वो मुझे लगता है कि हमारे तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से मैं उनका वीडियो मैं आपको शेयर भी करूँगा, आप चाहिए तो इसमें आप लगा सकते हैं। देंगे। तो उन्होंने कहा कि उनका हर महीने का बिल जो आता था कैंसर की मेडिसिन का, वो 11 से 12,000 रुपये का आता था। आज जनरिक आधार के स्टोर की वजह से उनके गांव में, जो तमिलनाडु में सेलम करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जनरिक आधार का स्टोर आज शुरू हुआ है। वहाँ पर वो 11,000 का कैंसर का मेडिसिन शी इज जस्ट गेटिंग नाउ एट 2,500 रुपीज़ एवरी मंथ ऑन मंथ। शी मतलब उनको पैसे नहीं होते थे उनके पास में, और वो जो कैंसर का डोज था जो 11,000 रुपये वो खरीद नहीं सकते थे, वो क्या करते थे, दिन में अगर डॉक्टर ने बोला 3 बार दवा खानी है तो वो स्किप करके एक ही बार खाते थे, और इवेंचुअली उनके हेल्थ पे असर होता था। तो आज उनको जब पैसे उनके वही सेम मेडिसिन फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर विद द ब्रांड ऑफ जनरिक आधार, जस्ट वी आर गिविंग देम अराउंड 75% to 80% डिस्काउंट। तो उनके जैसे लोगों के आज मुझे असंख्य, मतलब ऐसे हज़ारों लाखों लोगों के ब्लेसिंग जो मिल रहा है, मुझे लगता है वही मुझे कहीं ना कहीं तो खड़ा रहने में, ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री तो भरी पड़ी है। मतलब कोविड के टाइम पे मैं आपने जैसे अगर मुझे एक्सपीरियंस कहेंगे मुझे कि जो चीज़ मुझे सच में हार्ट फेल्टिंग है मेरे लिए, कोविड के टाइम में रेमडेसिविर का बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग। हाँ, रेमडेसिविर, हाँ। तब हजार जो रेमडेसिविर है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे। तब लोग एक रेमडेसिविर 1 लाख 2 लाख रुपए के बेचते थे, ऑल मीडिया ने वो कवर किया। तब मैंने एक मैसेज दिया कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर ब्लैक मार्केटिंग, वी आर इनटू द फार्मा, वी हैव टू, फर्स्ट अवर काइंड ऑफ थिंग इज टू सेव द लाइव्स, टू वर्क फॉर द सोसाइटी। मैंने 1000 रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। आज भी जब वो फैमिली मुझे मिलती है तो वो रोती है कि आपके वजह से बेटा हमारा फैमिली का पापा बचे, नहीं तो दादी बची, दादा बचे। ऐसे से लोग जब आके बोलते हैं ना, और सर के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं
कि बेटा आपके वजह से सच में हमारा कोई ना कोई तो घर पे बचा, नहीं तो पैसे बचे हमारे। मैं हमेशा कहता हूँ आप अगर आप खुद किसी का इनकम नहीं बढ़ा सकते तो आप उनका एक्सपेंस कम ज़रूर कर सकते हैं। तो वही आज जनरिक आधार के माध्यम से मैं उनका एक्सपेंस कम करके कहीं ना कहीं तो उनके जीवन में एक सुधार इम्पैक्ट ला रहा हूँ। हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। बिजनेस आपने इतना ज़बरदस्त स्केल किया है, मतलब आप जैसे बता रहे हैं 2 साल पहले 800-900 थे आउटलेट्स, अभी 3000 आउटलेट्स हुए हैं। इसमें फंडिंग का कितना रोल प्ले होता है और फंडिंग उठती कैसे है? अगर मैं किसी एंटरप्रेन्योर के दिमाग से पूछूं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी देख रहे होंगे, कुछ 25 साल के होंगे, कुछ 30 साल के होंगे, एंड दे आर ऑल्सो आफ्टर फंडिंग कि यार हम एक प्रोडक्ट बिल्ड कर दें। और तो आपने कैसे ये कोड क्रैक किया, कैसे मिले आप रतन टाटा जी से, कैसे फंडिंग हुई, और अभी और भी कोई राउंड की फंडिंग हुई है? पहली बात तो मैं जिंदगी में फंडिंग हाँ, के पीछे कभी नहीं भागा, कभी नहीं भागी, ये बहुत क्योंकि अच्छी बात। मैं जस्ट 17 साल का था जब मेरे पहला टेडेक्स का टॉक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे, और तब रतन टाटा सर ने खुद ने वो टेडेक्स का टॉक देखा था कि एक 17 साल का लड़का हमारे इंडिया में हेल्थ केयर में कैसा एक चेंज ला रहा है, इनोवेशन ला रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। रतन टाटा सर ने मेरा जो पहला टेडेक्स का टॉक था वो मुझे लगता है 12 मिनट का था, वो पूरा देखा और उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी पहली मीटिंग उनके साथ में अरेंज करवाई थी, और तब मतलब ऐसा था कि जब सामने से बोला, हाँ सामने से बोला था। और मेरा पहला मीटिंग जब रतन सर के साथ में अरेंज हुआ था, तब रतन सर के पास में मतलब मैं जब गया था, मैं सच में बहुत नर्वस था। मैंने तो जिंदगी में उनके पास में कभी मैं फंडिंग लेने गया ही नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट लेने गया ही नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था। हाँ, क्योंकि 17 साल का लड़का जैसे इसके सिर्फ 10, 15, 20 स्टोर 30 स्टोर होंगे तब के टाइम पे, जो ज़्यादा 50 स्टोर होंगे, तब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि पैसा देंगे नहीं देंगे, मतलब मैं तो वैसे विचार में भी नहीं गया था। बट जब मैं उनके साथ में बैठा, मेरा आधे घंटे का मीटिंग सेटअप हुआ था, जो चला मेरा 3 घंटे रतन टाटा सर के साथ में, माई फर्स्ट मीटिंग। एंड व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम द एंटायर वेंचर, ही टोल्ड मी एट द एंड ऑफ माई मीटिंग, दिस अर्जुन, इफ दिस वेंचर सक्सेस, दिस कैन चेंज द एंटायर डायनामिक्स ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। And he mentioned that मुझे सिर्फ अर्जुन, I don't want to just invest in your company, but with investment I also want to mentor you personally. This is big, this is seriously commendable. मतलब मेरे लाइफ के पहले बिजनेस पार्टनर जनरिक आधार में रतन टाटा सर खुद हुए। वो मेरे लिए सच में एक भाग्य की बात है। भगवान ने मुझे वो मौका दिया उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का, और वो करके फिर अभी रिसेंटली और डे 1 से जनरिक आधार का मतलब जिस दिन से मेरा पहला स्टोर था, प्रॉफिटेबल वेंचर मैंने बिल्ड किया। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं पैसे के लिए कभी इन्वेस्टर्स के पीछे नहीं गया। बहुत सही। मैं ब्लेसिंग्स के रतन सर के ब्लेसिंग्स के पीछे गया। एंड सेकंड पॉइंट इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जनरिक आधार जो 10 रुपये की चीज़ है, मैं भी वही मैन्युफैक्चर से लेता हूँ जहाँ से MNCs लेते हैं, वो 1000 में बेचते हैं, मैं वही चीज़ 100 रुपये में बेच के मैं प्रॉफिट करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेडिसिन आर नॉट द लग्जरियस एक्सपेंस, इट इज अ बेसिक नेसेसिटी। प्रॉफिट मैं भी कर रहा हूँ, और वो परेशान होकर खर्च रहा है बंदा, उसे कस्टमर मत समझो। तो एक बिजनेस को आपको सस्टेनेबल करना है, एक्सपेंड करना है, गाँव तक पहुँचना, प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए। बट प्रॉफिट आप एक रुपया आप 1000 लोगों से लो ना, बड़े MNCs करती है कि एक ही बंदे से आप 1000 रुपये लेंगे, तो उसमें कुछ सेंस नहीं है। सो दैट इज द काइंड ऑफ पॉइंट व्हाट वी आर बिल्डिंग ऑन। मेडिसिन के अलावा भी इस सेक्टर के अंदर, फार्मा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट्स होते हैं, उसमें भी कुछ आप दिमाग लगा रहे हो कि कुछ ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी तो बहुत पैसा खर्चा होता है इंसान का। एक डॉक्टर सीधा लिख देगा कि भाई तुम्हें कलर डॉपलर करना है, या तुम्हें CT स्कैन करना है, या तुम्हें ये वाला एंजियोग्राफी करनी है, तो बैठ गया भट्टा। मतलब कम से कम जाएंगे। अभी मेरे साथी हैं, मेरे यहाँ काम करते हैं, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब वो बंदा अपना वो नहीं करा रहा, अल्ट्रासाउंड नहीं करा रहा। मुझे कल पता लगा, मैंने उसको ज़बरदस्ती डांट के बोला कि भाई क्यों नहीं करा रहे, मतलब मैं कर दूंगा, ऐसा क्या है? वो मेरे को बता भी नहीं रहे थे इतने दिनों से। अब वो अल्ट्रासाउंड की वजह से रुके हुए हैं। तो क्या ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी, और इसमें स्कैम्स कह लो, स्कैम तो अलग चीज़ हो गई, खैर ये ओवर एक्सपेंसेस बहुत है। क्या जनरिक आधार इस तरफ भी जाएगी कभी, या सिर्फ मेडिसिन फोकस्ड है अभी? नहीं जाएगी ना, हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे, ये सब सेक्टर्स में भी जाएंगे, बिकॉज हेल्थ केयर
ये हर एक सामान्य जनता के मतलब एवरी कॉमन पर्सन के साथ में जुड़ने वाली चीज़ है। तो जितना हेल्थ केयर में मेरे से काम हो पाएगा मैं उतना करूँगा, मतलब करूँगा। बट नाउ माई फर्स्ट प्रायोरिटी फोकस इज द मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन आज के तारीख में भी अगर आप देखेंगे 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कैन नॉट बाय द मेडिसिन ड्यू टू द अननेसेसरी हाई कॉस्ट। करेक्ट। वो मुझे कहीं ना कहीं तो सॉल्व करना है, एंड वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एंड यही चीज़ हमको आज गाँव गाँव तक पहुँचाएंगे। क्या यही रीज़न है कि अर्जुन देशपांडे जी को बहुत बार स्पॉट किया जाता है नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कि you want to build connections with people who are into health sector, who are maybe the ministers of health industry, and you want to set up गांव तक वो चीज़ पहुंचे, तो political strong होना ज़रूरी है। क्या ये रीज़न नहीं, है? मुझे लगता है जब आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिशियंस के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही आपको मतलब approach उनको ही आज पॉलिटिशियंस को भी उनके क्षेत्र में काम अच्छा करना है, और जनरिक आदर के माध्यम से मुझे लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो उनके क्षेत्र में वो असरदार हो रहा है। कंज्यूमर का फीडबैक आ रहा है, पेशेंट का फीडबैक आ रहा है कि जनरिक आदर की वजह से हमारा हर महीने का बिल बच रहा है। आज इतने एमपीज है, एमएलएज है जिन्होंने उनके एरियाज में जनरिक आदर की फ्रेंचाइजी खोली है लोगों के बेनिफिट के लिए, कि उनके एरिया में वो बोलते हैं कि हमारे वजह से, मतलब वो एमपी एमएलए बोलता है कि जनरिक आदर का फ्रेंचाइजी हम लोग ने हमारे गांव में लाके दिखाया और वहां पर हम लोग अभी मेडिसिन का सर्विस दे रहे हैं कम से कम दाम में। तो मुझे लगता है अगर आप कॉज अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपके साथ में सामने से जुड़ने आएंगे। आज हमारे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ में एमओयूज हो गए हैं कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश में, जैसे इन उत्तर प्रदेश हमारे 700 स्टोर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपका कॉज अच्छा हो, विजन अच्छा हो, तो लोग आपके साथ में जुड़ते जाएंगे। आज के टाइम पे मान लीजिए एक बच्चा है बिल्कुल 18 साल 19 साल 20 साल का, बिजनेस करना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, कौन से ऐसे स्किल्स उसको आने ही चाहिए अगर उसको बिजनेस को बिल्ड करना है, स्केल करना है, अपनी टीम संभालनी है, कम्युनिकेट करना है? कौन से स्किल्स हैं जो उसको आने ही चाहिए? पहले तो कम्युनिकेशन स्किल है। और कौन से सेक्टर्स हैं ये भी बताइएगा जिसमें वो कर सकता है कुछ तगड़ा। वो आई डिजिटल ट्रेनर बताएगा उनको स्किल डेवलपमेंट। फिर सही बात है। नहीं आप बात तो ठीक कह रहे हैं। हाँ सीरियसली है ना। तो कौन कौन से स्किल्स है सर? नहीं, मुझे लगता है सीरियसली कम्युनिकेशन स्किल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कम्युनिकेशन स्किल का मेरे लाइफ में सच में बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज शुरुआत फैबुलस स्पीकर बाय द वे सर। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन सीखा वो मैंने जनरिक आदर के शुरुआत के 2-3 महीने में सीखा, जब मुझे स्टोर में, जब स्टोर टू स्टोर घूमता था, खुद चल के घूमता था कि आप मेरी फ्रेंचाइजी लीजिए, ऑन बोर्ड हुई है मेरे साथ में, जनरिक आदर के साथ में टाइप करिए। जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं इंडिया में, जनरिक आदर का मॉडल डे 1 से यही कि छोटे रिटेलर्स को सपोर्ट करना है, उनको हमारे साथ में जुड़ना है। तब तो ब्रांड भी नहीं था, कुछ नहीं था, सीधा केमिस्ट के पास जाने का और उससे बोलने का कि ये ब्रांड हटा, हमारा ब्रांड से हाँ हमारे ब्रांड से कर, जनरिक आदर का सपोर्ट देता हूँ। आप ग्लोबलाइज मार्केट में खड़े होंगे, आपको ऑनलाइन की चैलेंज जो आ रही है वो मैं खत्म कर दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन से बिजनेस ला के दूंगा। तो आज की तारीख में, तब तो कुछ नहीं था, ब्रांड का नाम भी नहीं था। तब मैंने 200-300 रिजेक्शंस के बाद में मेरा पहला मेडिकल स्टोर कन्विंस हुआ। ये थोड़ा सा डिटेल में बताओ, कितने रिजेक्शन आपने बोला? 200 से 300 रिजेक्शन। जब मुंह पे ना बोलते थे तो कैसा फील होता था, थोड़ा डिटेल में बताइए। खुशी होता था क्योंकि मुझे उनको मजा आता। क्यों आता था? अगर आप एज एन गुड एंटरप्रेन्योर जब आपको कोई ना बोलता है तो उसको कन्विंस करने का कमाल ही अलग है, उसको मजा ही अलग है। तो वो करने के लिए ना, मतलब जब मैं घूमता था, बहुत लोग तो मतलब खड़ा भी नहीं करेंगे आपको वहाँ पर, क्योंकि आपके पास मतलब ब्रांड नहीं है, नाम नहीं है, कुछ नहीं है, और लड़के हो बिल्कुल टी-शर्ट पहन रखी है। तो 16 साल की उम्र में मुझे लगता है कि वो जो टाइम था जब मैंने वो 3 साल जितना सीखा लाइफ में, मैं कभी वो जिंदगी में उतना नहीं सीख सकता हूँ। क्योंकि आपको डायरेक्ट जो रिटेलर्स है ऑन ग्राउंड, जो सच में हमारे इंडिया इकोनॉमी चलाते हैं, आज इंडिया का इकोनॉमी कौन चलाता है? हमारे रिटेलर चलाते हैं। ठीक है, तो वो लोगों के साथ में आपका जब कम्युनिकेशन होता है तो उनका अपना एक माइंडसेट है बैठा पड़ा, ऐसा बंद सा बिल्कुल ही, वो खोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने वो, मतलब मुझे लगता है पहले मेरा पहला जो स्टोर कन्विंस हुआ वो मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद में हुआ। एंड उसके जब मैं वो स्टोर मेरा कन्विंस हुआ तब मैंने उनको यही बोला कि अगर लॉस हुआ वो तो मेरा है, मैंने 15,000 रुपये मेरे पहले स्टोर में लगाए थे, अगर प्रॉफिट हुआ वो तो आपका है। ठीक है, तो आपको करने में दिक्कत क्या है? अगर आज आपके पास में 100 कस्टमर आ रहे हैं, जनरिक आधार आने के बाद में, आपके साथ में जुड़ने के बाद में 100 के तो मैं 50 तो नहीं करूंगा, 100 के होंगे तो 200 ही होंगे। हाँ सही बात, सही बात, क्योंकि आप मतलब सस्ता दे रहे हो, सस्ता दे रहे, सेम चीज दे रहे हो, ब्रांड के साथ दे रहे, मार्केटिंग करेंगे, आपका टेक्नोलॉजी देंगे, आपको ऑल प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ देंगे। तो उनको पहले स्टोर वाले को अच्छा लगा। तो उसके बाद में फिर वो जब गाड़ी शुरू हो गई तो फिर फर्स्ट गियर से आज डायरेक्ट टॉप गियर में, तो वो चीज़ फिर होती गई। सो दैट वाज द थिंग।
मिशन क्या है आगे अगले 5 साल? अगले 5 साल में यही मिशन है कि इंडिया के लास्ट माइल तक पहुंचना। आज मतलब मैं खुशी से कहता हूँ कि आज चाइना बॉर्डर तक मतलब जहाँ तक इंडिया बॉर्डर हमारा ख़त्म होता है चाइना, वहाँ वो गांव में आज झंडी का दर जो हमारा, मुझे लगता है जो श्रीनगर वो साइड में स्टोर है, वहाँ पर आज झंडी का दर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में आज छोटे छोटे गाँव में मुझे जाके काम करना है और 5-10 140 करोड़ लोगों तक पहुंचना है हमको। और मुझे लगता है 140 करोड़ लोगों तक पहुंचना जितना हम लोग को आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि आज इतने छोटे छोटे रूरल पार्ट्स है इंडिया में जहाँ पर आज तो मेडिसिन एफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी छोड़ दीजिए, वहाँ पर मेडिकल स्टोर भी नहीं है आज। तो वो हम लोग को लाना है। आज भी वहाँ पर लोगों को मेडिसिन खरीदने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो समस्या मुझे कम करनी है, बंद करनी है। आज कुशेश्वर आस्थान करके बिहार में छोटा सा गाँव है, कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर आस्थान बिहार में, वहाँ पर पॉपुलेशन 15,000 का है। वहाँ पर डॉक्टर ने हमारी फ्रेंचाइजी ली है, इतना छोटा सा उसका क्लिनिक है। आप देखेंगे फोटो में तो आपको समझ में आ जाएगा। आज वहाँ पर डॉक्टर इतना छोटा सा क्लिनिक चलाता है, वहाँ पर एक ही डॉक्टर पूरे गाँव का, उसने फ्रेंचाइजी ली है झंडी का दर की। तो मुझे लगता है कि आज ऐसे ऐसे गाँव में जाके काम करने की, मुझे नहीं, हम सबको एज ए यूथ हमको काम करने की ज़रूरत है। मैं ये जानना चाहता हूँ 22 साल की उम्र में अर्जुन देशपांडे जी का एक दिन दिखता कैसा है? थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, एक दिन में क्या क्या होता है, थोड़ा लाइफ में घुसते हैं। लगा है 11:30। हाँ, अभी बज रहे हैं, पॉडकास्ट 11:30 बज रहे हैं, 5 बजे के जगह हुए हो। मैं 5 बजे शुरू, बट मुझे एक मतलब मैं कितना भी काम करूँ, मुझे लगता है दिन सुबह उठने के बाद में ना खुशी होती है कि आज कुछ तो नया करना है। मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन ओनर ऑफ योर सेल्फ, वो कभी आपको कभी दुख नहीं होगा कि यार आज मुझे वही काम करना है। तो वो मज़ा जब आता है ना आपको खुद करने के लिए, तो आप खुद नया नया चीज़ें करते रहते हैं। क्योंकि आप बोर नहीं होते, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। करेक्ट। तो मुझे झंडी का दर शुरू करने क्रिएटिंग इम्पैक्ट्स इन लाइफ ऑफ पीपल एवरी डे। तो आज झंडी का दर शुरू करने से आज के दिन तक मैंने सुबह उठ के ऐसे नहीं बोला यार आज मेरे को काम, मतलब कहीं नहीं जाना है, मैं घर पे, बिल्कुल नहीं। पहले मैं मतलब वो खुशी होता है। मुझे लगता है जैसे मतलब पिकनिक जाने के दिन हम लोग को स्कूल में जैसे खुशी होता था, वैसे मुझे रोज खुशी होता है। एंड वो जिस दिन तक आपको होता रहता है ना, तब तक मतलब मुझे लगता है कि आप सच में सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। एंड आज नहीं तो कल आपको वो सक्सेस मिलेगा, मतलब मिलेगा। 5 एट्रीब्यूट्स अपने कैरेक्टरिस्टिक से बताओ। आप बताइए, मैं क्या बताऊं उसमें। मैं तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही देख पा रहा हूँ कि आप ज़बरदस्त पॉजिटिव सोचने वाले इंसान हो। क्योंकि जब 200 रिजेक्शंस आपको मिले हैं तो 200 रिजेक्शन तक कोई पहुँचता ही नहीं है, वो 10, 15, 20 में शांत बैठ जाता है कि यार ये चीज़ चलने वाली ही नहीं है। क्योंकि एक कहावत मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बिगिनर इतनी बार ट्राई भी नहीं करता जितनी बार एक मास्टर फेल होता है। एक नया इंसान जो करना चाहेगा, सेम चीज़ करना चाहेगा, मान लीजिए कुछ ऐसा है जो अतरंगी है। अब मैं एक चीज़ समझता हूँ, टॉम एंड जेरी बनाई गई थी, टॉम एंड जेरी 1940s में बनाई गई थी। विलियम हैना, जोसेफ बारबरा, इन दोनों बंदों ने बनाए थे। उस टाइम पे टेलीविज़न ही नहीं थे। उन्होंने बनाया, उन्होंने सोचा कि ये जो कंसेप्ट मैं सोच रहा हूँ ये अगर दिख गया लोगों को तो कैसा रहेगा। आपने शायद बचपन में देखा होगा, एक कैलेंडर आता था, जो कैलेंडर नहीं मतलब मान लीजिए छोटी सी डायरी होती थी, उसमें स्केचेस बनते थे और डायरी को जब आप तेज से ऐसे पलटते थे पन्ने तो वो स्केच चलता था। शायद बचपन में देखा होगा। तो उस जमाने में एक फ्रेम बनाने के लिए, 1 सेकंड के फ्रेम को बनाने के लिए 25-25 वो मतलब स्केचेस बनते थे। उस टाइम पे म्यूजिक कंप्यूटर से नहीं होता था, उस टाइम पे लाइव ऑर्केस्ट्रा बैठती थी। इतनी मेहनत करके उन लोगों ने उस चीज़ को डिज़ाइन किया कि भाई बस एक सोच के साथ कि जब ये लोगों तक पहुंचेगा तो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। दे वर द रियल एंटरप्रेन्योर्स। आज के टाइम पे जैसे आप कर रहे हैं कि फिजिकली मार्केट में उतर के आपने इतने सारे लोगों से बात करी, डील क्रैक करने की कोशिश करी। फेम आने के बाद ऑब्वियसली चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, बट शुरुआत वाला काम बड़ा मुश्किल है। तो हैट्स ऑफ। मेरा कहना यह है कि देखो 21st सेंचुरी में सर हर चीज़ ना इंटरनेट पे अवेलेबल है। सुई बनाने से लेके हवाई जहाज चलाने तक की ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी ये आप इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकते हो। पर करने वाला एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट एट्रीब्यूट दैट यू हैव। करेक्ट। अभी स्केलिंग में फंडिंग पे थोड़ी बात और करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल फंडिंग भी आई है अभी। हाँ जी, इंटरनेशनल फंडिंग भी आई है अराउंड जापान से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लास्ट ईयर ही बात हुई थी मेरी आपसे, तो आपने बताया था कि जापान से, और फंडिंग लेना बड़ा मुश्किल है जापान से, हाँ है ना। तो मुझे लगता है फार्मा स्पेस में, ये रिटेल स्पेस में, वी आर जस्ट वन कंपनी हु बैक दी फंडिंग फ्रॉम जापान वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके, वेर इन मतलब 1.5 साल पहले उन्होंने हमको जब अप्रोच किया था कि हमको इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो मैंने सब चीज़ें देखने के बाद में मतलब अप्रोचेस तो मुझे वीसी से बहुत आते हैं, क्योंकि
इंडस्ट्री ऐसी है, ग्रोथ इंडस्ट्री है, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, एंड जब आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हो तो वीसीज वुड लाइक टू इन्वेस्ट. करेक्ट. सो उन्होंने तब इंटरेस्ट डेवलप किया था, एंड उनका सच में माइंडसेट बहुत अच्छा है इंडिया को लेके. तब जापान के वीसी ने, लीडिंग वीसी ने हमारे वेंचर में, बियॉन्ड नेक्स्ट वेंचर में इन्वेस्ट किया. सो दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ थिंग. पर्सनल ब्रांडिंग का कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है बिजनेस के अंदर? जैसे यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड, यू हैव अ गुड फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, यू हैव बीन इनवाइटेड इन गुड पॉडकास्ट चैनल्स, बहुत सारे लोगों तक आप पहुँचे हो. तो एक बंदा फाउंडर जिसकी पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग है और एक फाउंडर जिसका पर्सनल ब्रांड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो भी फाउंडर है, वो भी कंपनी रन कर रहा है, क्या एडेड एडवांटेज हो जाते हैं अगर आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा है तो? मुझे लगता है पर्सनल ब्रांडिंग, हाँ. ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली होती है अगर आप काम इम्पैक्ट कर रहे हो. मतलब लोग ही बोलेंगे, मतलब आप, मुझे लगता है कि फाउंडर क्या होता है, अगर पर्सनल ब्रांडिंग आप बोलेंगे कि मुझे करना ही करना है, आप मतलब मेरा सोशल मीडिया भी ले लीजिएगा. मुझे लगता है मेरे 110 पोस्ट से ज़्यादा मेरे पोस्ट भी नहीं होंगे सोशल मीडिया पे. करेक्ट. मैं वैसा, मतलब मैं, मुझे सोशल मीडिया में खुद मेरे को नहीं, मतलब आप नहीं चलाते होंगे, इतना नहीं ये करता हूँ. एंड द सेकेंड पार्ट, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो ना तो आपका पर्सनल ब्रांड ऑटोमेटिकली बनेगा, लोग आपके बारे में बात करेंगे, बट वो आपके बारे में बात आपके काम से करनी चाहिए, आपके नाम से नहीं करनी चाहिए. जब आपके बारे में लोग बात अगर आपके काम से करेंगे ना, तो वो आपका काम का जो नाम है वो लाइफ लॉन्ग रहता है. आज मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मुझे मिलते तो लोग मुझे मेरे कोई पॉडकास्ट की वजह से नहीं जानते, मुझे जानते कि मैं मेडिसिन लोगों को सस्ते दामों में दे रहा हूँ, उसके वजह से जानते हैं. तो मुझे लगता है मैं, मतलब पॉडकास्ट भी जो देता हूँ, नहीं तो करता हूँ बहुत, मतलब बहुत कम है, एंड उससे मुझे नहीं लगता मुझे कोई जानता उससे ज़्यादा होगा. करेक्ट. बट मेरे काम से जानते हैं, और जब तक आपका काम से लोग आपको जानेंगे ना, वो आपको एक सस्टेनेबिलिटी रहती है, और वो जानने भी चाहिए अगर आप काम अच्छा करेंगे तो. और हर एक एज ग्रुप के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मतलब यूथ के साथ में जुड़ा से लेके बूढ़े सीनियर लोगों तक. बिल्कुल 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 बिल्कुल. ये एक बहुत खूबसूरती है आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर. एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर आप दे पाए मज़ा आ जाएगा, सबको मज़ा आ जाएगा, कि 1947 जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी. उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, है ना. उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब जब बोलते थे कि चलो गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाओ, तो कंपटीशन बहुत कम था. आज के टाइम पे हम लगभग 76 साल हुए हैं और हम 140 करोड़, मतलब दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हम है, चाइना को पछाड़ चुके हैं. वैकेंसीज बहुत कम है ना. लेकिन आज के टाइम पे अंधों की तरह लोग उस तरफ जा रहे हैं. यूपीएससी में 10 लाख बच्चे, उससे भी ज़्यादा बच्चे जेईई के अंदर, उससे भी ज़्यादा बच्चे नीट के अंदर. कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा कि बंदा, और ये भी नहीं है कि हर बंदा अपना काम कर ले, हर बंदा कुछ ऐसा कर ले कि मतलब कोई बिजनेस ही कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ सर्कमस्टांसेस होते हैं, बैक सपोर्ट नहीं है फैमिली का, फाइनेंसेस नहीं है अच्छे. तो ऐसे में चीज़ें आती है हैशटैग मोदी रोजगार दो, वो ट्विटर पे ट्रेंड करता है. तो सिचुएशन बड़ी गंभीर है कि यूथ है, पोटेंशियल है, कैलिबर है, बंदा बहुत डायनेमिक है, कुछ भी कर सकता है, बट उसके पास इतने संसाधन नहीं है, बिजनेस आइडिया नहीं आ रहा है बंदे को, डर लग रहा है कॉम्पिटिटिव मार्केट में. ठीक है, उम्र निकलती चली जा रही है, सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है. इसमें शांत दिमाग से बंदा कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर कैसे बनाए? क्या कोई तरीका है ऐसा? मुझे लगता है आपको मन से क्या लगता है कि आपको सच में वो करना है, करने के लिए करना नहीं है, आपको पैशन से करना है. मतलब आपकी जब इच्छा रहती है, आज मतलब बहुत सारे बच्चे जब यूपीएससी देते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो आज इतने गरीब मतलब बैकग्राउंड से आते हैं, वो यूपीएससी क्रैक कर देते हैं. क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण है, बिकॉज दे आर हैविंग अ पैशन. आप सिर्फ बोलेंगे मुझे यूपीएससी करनी है, करने के लिए तो बहुत रेयर चांसेस है आपकी होगी, बट अगर आपके पास में पैशन है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी, वॉट एवर थिंग. मतलब आज जेनरिक आधार है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ले लीजिए, वो पैशन थी मेरे में. आप अगर आए डिजिटल प्रेन्योर चला रहे हैं तो आप में वो पैशन है वो करने की. आप में पैशन नहीं होती तो आप इतना पागलपन है वो चीज़ को आप डेवलप करने का. तो वो पागलपन इन एनी फील्ड इज नेसेसरी, इट कैन बी इन एनी काइंड ऑफ थिंग. सो यू बिलीव दैट दीज न्यू ट्रेंडिंग स्किल्स, न्यू मार्केट्स, जैसे कि आज कंटेंट क्रिएशन की इकोनॉमी बहुत तेज चल रही है, तो इसमें जो वीडियो एडिटर है इसका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Correct. कोई भी इंसान रील बनाएगा तो वो रील निकलेगी वीडियो एडिटर के हैंड से. बराबर है. ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत चाहिए क्योंकि कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, तो थंबनेल तो बनाएगा ही बंदा. तो ये जो चीज़ एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, जैसे एजेंसीज हैं जो आपके एड्स क्रिएट करती हैं, ये सारे मार्केट बहुत अच्छे हैं जिसमें इंसान घुस सकता है. अलॉट,
बिकॉज क्योंकि ये मतलब growing है। लास्ट एक डिकेड जो था, पहला एक डिकेड हाँ। ऑयल का था, हाँ। आज का डिकेड सच में डेटा और एआई का, टेक्नोलॉजी का डिकेड है। तो जैसे आपने कहा वीडियो एडिटिंग लेके, मतलब एवरी काइंड ऑफ स्किल्स into this kind of segment for digital marketing, it's necessity, and future is about the chips एक्चुअली so घुसा दिया सीधा। हाँ, तो that is the मतलब change। and अगर ये डिकेड में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करें, डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल, द स्किल्स काइंड ऑफ into this Nice. industry। Now, do you believe in spirituality? And I know this just for people. होना ही Spirituality पे कितना मानते हैं आप? स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मतलब मानना ही चाहिए, बट घर पे बैठे सिर्फ आप प्रार्थना करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। Very nice. आपको काम भी करना है तो मतलब भगवान आपके साथ में खड़ा रहेगा अगर आप काम करेंगे तो। हाँ। तो मुझे लगता है काम करते रहिए और भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहिए अच्छे चीज़ों के लिए। तो वही चीज़ मैं करता हूँ। अच्छे बने रहोगे तो वो भी अच्छे बने रहेंगे। हाँ, अच्छे मतलब क्या है, मुझे लगता है मेरे 22 साल की उम्र में भगवान ने जो दिया है, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, वो सच में बहुत अच्छी चीज़ है। और दोस्त कितने बचे हैं आपकी जिंदगी के? बचे मतलब बचते ही हैं। हाँ, जब इंसान बचते एक लेवल पे जाता है ना सर, तो अपने आप ही दोस्त छूटते चले जाते हैं कि अरे यार ये नहीं, तो नहीं, अलग नहीं, ही मतलब दिशा मुझे में। लगता नहीं, मेरे जो दोस्त है हाँ। पहले से जो मतलब स्कूल फ्रेंड्स है, वो तो बॉन्ड अलग होता है। आपको स्कूल टाइम ऐसा नहीं होता कि जैसे आप काम करना शुरू करते हो, शुरुआत में दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि अरे क्या करने लग गया ये, कुछ नहीं हो, लेकिन जब आपकी ग्रोथ होती है तो वो वापस से घूम के आते हैं कि अरे भाई मैं तो जानता था कि तू इतना बड़ा आदमी बनेगा, तू इतना अच्छा करेगा। ऐसा हुआ है? मतलब मजाक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हाँ। जब मैं शुरुआत मैंने किया था जेनरिक आधार का, तब मतलब दोस्तों को मतलब ज़्यादा, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है ना, तो मैं जो कर रहा था इतना समझ में नहीं आ रहा था तब के टाइम कि पे, क्या कर रहा है। और मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता था, क्योंकि मैं डे वन से मतलब मैं ज़्यादा डिस्कस में मानता नहीं हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगों से आपके शुरुआती दिनों में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो Experience ये बोलेंगे नहीं है, नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला है। हाँ। एंड सेकंड है, आपने खुद ने ऐसा जिंदगी में कुछ किया ही नहीं होता है कि वो आपको बोले कि यार हाँ तू कर सकता है। वेरी नाइस। तो ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले तक आप उनके साथ घूम रहे थे, अचानक घूम से रहे आप कह रहे हो कि कुछ बहुत बड़ा करना है, कोई क्यों ट्रस्ट करे क्यों आपके ट्रस्ट ऊपर? करेगा सही ना। बात। तो इसके वजह से मतलब मैं बोलने नहीं गया, बट डेफिनेटली अगर मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल था वो सपोर्टिव था, क्योंकि वो फ्रेंड का, स्कूल का फ्रेंड सर्कल होता है हमारा। तो दोस्तों के लिए टाइम निकाल पाते हैं आप आज? टाइम मतलब वो बॉन्ड जब होता जाता है तो टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कभी कभी मिलने से ही वो चीज़ें हो जाती है। सो बॉन्ड इज़ नेसेसरी। तो बॉन्ड मेरा है सबके साथ में, मेरे फ्रेंड्स के साथ में। सो टाइम इज़ एन सेकेंडरी पार्ट। बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि 4 दिन छुट्टी लेके कहीं घूमने जाऊं शांति से? नहीं, मज़ा आता है, सच में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एवरी डे टू डे, मतलब ऐसा नहीं कि संडे कभी कभी रहता हूँ मैं मेरे मुंबई थाने में, तो मैं जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ में, ऐसा नहीं कि नहीं, बट मुझे लगता है जो काम कर रहा हूँ उससे लोगों को मिल रहा हूँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मुझे 10 चीज़ें नई सीखने को मिल सकती है आपसे। तो वो लर्निंग का जो एक क्या बोलते हैं, लर्निंग का कीड़ा जो होता है वो हमेशा रहना चाहिए, टू लर्न फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल अ न्यू थिंग्स। एंड मुझे लगता है कि हमेशा मैं फ्रेंड से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ अभी, एंड वो चीज़ से मतलब मज़ा आता ही आता है एवरी डे टू डे। ये चीज़ बताइए सर कि आए दिन आते रहते हैं कि मेडिसिन नकली आए हैं या फार्मा के अंदर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं, तो कुछ ऐसे स्कैम्स जिसने आपके भी होश उड़ा दिए हो कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े लेवल पे भी जा सकता है कोई इंसान या कोई कंपनी? कोविड के टाइम पे मैं सच में बोलूँ, स्कैम जो पूरे देश का सबसे बड़ा फार्मा इंडस्ट्री में हुआ है वो कोविड के टाइम पे हुआ है। मतलब जो सिर्फ 800 रुपये की चीज़ है वो लोगों ने 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए में बेची है। 800 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जिसकी आज के तारीख में भी वो सेम मेडिसिन लेने जाएंगे तो उतनी 800,000 रुपये कॉस्ट आएगी। लोगों ने 2-2 लाख रुपए में बेची है, और वो मैंने खुद ने आंखों से देखी है जब मैं फ्री में वो सब चीज़ें बांट रहा था। तो ये स्कैम सच फार्मा इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं तो बंद होने चाहिए, क्योंकि लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाने का किसी को अधिकार नहीं और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब मैं लोगों को जब मिलता था कि उनके परिवार का कोई तो मतलब हॉस्पिटल्स में बीमार है, एडमिट है, और एक रेमडेसिविर ने तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इंजेक्शन तब उनको नहीं मिलता था, तब उनकी जान भी जा सकती थी, और लोग एक टाइम पे 1.5-1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो वो मुझे लगता है सच में वो एक मैंने खुद वो आंखों से मैंने देखा है जब मैं वो काम कर रहा था तब फ्री में देने का। और वो सब चीज़ें डेफिनेटली फार्मा इंडस्ट्री में खास करके जो कैंसर की मेडिसिन है, हाई एंड मेडिसिन है, वो कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सच में उसके थोड़े से ऊपर बेचनी चाहिए, ज़्यादा मतलब इतने हाई फंडू रेट्स पे नहीं बेचना चाहिए। 1 साल और है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चूंकि आप इतना बड़ा व्यापार बना रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग की क्या क्राइटेरियाज और क्या कैटेगरीज होती हैं? कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप हायर करते हो
और कौन कौन से डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हायरिंग होती है कि ये तो भाई चाहिए ही चाहिए? हमारे कंपनी में ज़्यादा करके बी फार्म एम फार्म लोग बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक फार्मा है। बैकग्राउंड से जो होते ठीक है, हैं तो फार्मासिस्ट के बहुत बड़े पैमाने पे जनरिक आधार में हायरिंग होती है। ठीक है, फुल टाइम। तो जनरिक आधार में ज़्यादा करके हम लोग फार्मासिस्ट रखते हैं, बी फार्म एम फार्म होते हैं। ऑपरेशन डिपार्टमेंट हमारा वेयरहाउस डिपार्टमेंट, हम लोग ने लास्ट 1 साल में वेयरहाउस जो है हम लोग ने डबल से ज़्यादा स्केल कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आज के पहले हमारे 150 लोग काम करते हैं, अभी 300 लोग काम कर रहे हैं ठीक है, जस्ट वेयरहाउस में। ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो मेडिसिन का सेल होता है पूरे देश भर में, उसमें बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। जैसे अभी उसमें कौन sales कौन सी team- कैटेगरी की होती है, मतलब क्या क्या करते हो वो लोग? ऑपरेशन मतलब सेल्स हो गया, परचेस हो गया, जितना सेल करेंगे उतना परचेस मैन्युफैक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्यूए टीम होती है, क्यूए क्वालिटी एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस हो गई, आरए टीम, रेगुलेटरी जो ठीक है। रेगुलेटरी मेडिसिन का कंपोजिशन जो होता है ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग से कोऑर्डिनेट करके डिजाइन डेवलपमेंट होता है, हाँ, वो सब काम करते हैं। सो दैट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हम लोग के लोग हम लोग हायर करते हैं। एंड देयर इज़ अ स्किल, मतलब एचआर के पूरे राउंड्स होते हैं, अच्छे अच्छे लोग हम लोग, मतलब मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ कि यूथ जो है, जो फ्रेशर्स है उनको मैं ज़्यादा मौका देता हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स के पास में ना करने का वो एक जिगर होता है। हम्म, क्योंकि उनको अगर हम अपने अच्छा दिशा दिखा दिया, डायरेक्शन दिखा दिया, सो दे कैन वेरी गुड प्ले इन एज कम्पेयर टू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस पीपल एज वेल। nice, this question was very nice. I got an idea, sir. I'll say it on camera. We are launching Lancers. That is a platform for the very first time. हम freelancers प्लस जो लोग जॉब ढूंढना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। हमने 25 कॉलेजेस के साथ अभी टाई अप कर रखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 25 कॉलेजेस हमारे साथ ऑनबोर्डेड है इसके अंदर, और वहाँ से टैलेंट को हम बड़ी बड़ी कंपनीज को आउटसोर्स कर रहे हैं। अमेजिंग। तो इफ़ यू हैव एनी हायरिंग, यू कैन जस्ट लाइक वी कैन ऑनबोर्ड, वी कैन कोलैबोरेट ऑन दिस डन। एंड आपके पास ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, डन। आपको भी, अगर आप बी फार्मा से हैं, एम फार्मा से हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है सर? मार्केटिंग एमबीए होने दीजिए, MBA जो है। भी है, बीकॉम एमकॉम, ठीक अच्छे है। अच्छे जो रोल्स है। नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली सीधा पहुंच सकते हो यहाँ तक। और अगर आपका काम अच्छा है और आपका रिज्यूमे अच्छा, आपका एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस या फ्रेशर्स भी, फ्रेशर्स भी चलेंगे, एक्सपीरियंस भी, दोनों ठीक है जी, ओपन फॉर ऑल। लो। इसीलिए कहता हूँ आशुतोष प्रतिहस का चैनल देखा करो, काम आता है। ठीक है। और सर यूथ के लिए कुछ लास्ट में कुछ चीज़ें आप बताना चाहेंगे? आई भाई, डिजिटल प्रेन्योर यूज करो, सच में। फिर ये तो दिल से आपकी तारीफ हो गई। थैंक यू सो मच। सो मैं ऑडियंस को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको, मुझे पता है ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा होगा, आपको क्वेश्चंस और उनके जवाब बहुत पसंद आए होंगे। आप इसको शेयर ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे यूथ सबसे ज़्यादा है हमारे भारत में। हमारा भारत सबसे ज़्यादा यंग कंट्री है, और इनको एक इंस्पिरेशन का डोज रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है। क्योंकि इंसान वो प्रजाति है जो अगर उसको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ना मिले ना, वो घर से बाहर भी ना निकले। करेक्ट। तो आप शेयर कर सकते हैं और एक समाज के अंदर एक पॉजिटिविटी इंजेक्ट कर सकते हो। साथ के साथ अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर आपके क्वेश्चन के साथ बुलाऊंगा, और आपका नाम लेके आपका क्वेश्चन मैं सर से पूछने वाला हूँ। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जय जय महाकाल। जय महाकाल।